हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपको अपने चैनल कॉमर्स कुजी पर। और जो हम इकोनॉमिक रिफॉर्म्स सिंस 1991 आपका चैप्टर कर रहे थे, वहाँ पे हमने लिबरलाइजेशन में क्या क्या रिफॉर्म्स हुए थे वो पढ़ लिए थे। और जिन्होंने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं डिस्क्रिप्शन में पूरी इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का प्लेलिस्ट अटैच कर दूंगा। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं प्राइवेटाइजेशन से। और स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, वहाँ आप मेरे फ्री या पेड ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी मिल जाएगी, वहाँ जाके आप फॉलो कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल लिंक मिल जाएगा आपको, है ना, वो भी देख सकते हैं वहाँ पे नोट्स वगैरह के लिए। स्टार्ट करते हैं प्राइवेटाइजेशन से। क्या है सर प्राइवेटाइजेशन? Privatization is the process of involving the private sector in the ownership or operation of state-owned enterprise. प्राइवेटाइजेशन का मतलब क्या है कि जब पब्लिक सेक्टर से ज़्यादा प्राइवेट सेक्टर या फिर प्राइवेट सेक्टर में ज़्यादा ओनरशिप इन्वॉल्व करना, पब्लिक सेक्टर से ज़्यादा प्राइवेट सेक्टर पे ध्यान देना, ये सारी चीज़ें हमारी प्राइवेटाइजेशन का हिस्सा है। It implies gradual withdrawal of government ownership from the public sector enterprises, यानी कि धीरे धीरे जो गवर्नमेंट की ओनरशिप है पब्लिक सेक्टर में उसे विड्रॉल करना। ये दो तरीके से होता है। आउटराइट सेल ऑफ द गवर्नमेंट एंटरप्राइज टू द प्राइवेट एंटरप्रेन्योर, यानी कि जो गवर्नमेंट का हिस्सा है, जो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है, उसे प्राइवेट सेक्टर्स को बेच देना। या विड्रॉल ऑफ द गवर्नमेंट ओनरशिप एंड मैनेजमेंट फ्रॉम द मिक्स्ड एंटरप्राइज, द एंटरप्राइज जॉइंटली ओन्ड एंड मैनेज बाय द गवर्नमेंट एंड द प्राइवेट एंटरप्रेन्योर। ऐसी इकोनॉमी जहां पर मिक्स इकोनॉमी चल रही है गवर्नमेंट और प्राइवेट की, उसमें से गवर्नमेंट अपना हाथ खींच ले, उसे हम कहते हैं प्राइवेटाइजेशन। डिसइन्वेस्टमेंट को भी प्राइवेटाइजेशन कहते हैं। डिसइन्वेस्टमेंट एक पॉलिसी है, इंस्ट्रूमेंट है जो प्राइवेटाइजेशन को प्रमोट करती है। इट अकर्स व्हेन द गवर्नमेंट सेल ऑफ इट्स शेयर कैपिटल ऑफ पीएसयू टू प्राइवेट इन्वेस्टर। जब गवर्नमेंट अपनी शेयर कैपिटल बेचती है प्राइवेट इन्वेस्टर्स को तो उसे डिसइन्वेस्टमेंट कहते हैं। आर्गूमेंट इन फेवर ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट इज द सेम एज इन केस ऑफ प्राइवेटाइजेशन, दोनों सेम ही बात है, ठीक है ना। तो नीड फॉर प्राइवेटाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन की जरूरत क्यों पड़ी? नीड फॉर प्राइवेटाइजेशन वॉज फेल्ट मेनली बिकॉज ऑफ पुअर परफॉर्मेंस ऑफ पीएसयू। जो हमारा पब्लिक सेक्टर है उसकी जो परफॉर्मेंस थी वो काफ़ी बेकार थी, इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा था। ये सारे ऑब्जर्वेशन देखने को मिले। द प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन वॉज इनिशिएटेड ड्यूरिंग सेकेंड 5-year प्लान असाइन अ की रोल टू पीएसयू। जो इंडस्ट्रियलाइजेशन की प्रोसेस थी सेकेंड 5-year प्लान में, उसमें देखा गया जो इंडस्ट्री पॉलिसी रेजोल्यूशन हुआ 1956 में, उसमें क्लियरली जो कैटेगरी थी, जो हमने 3 पार्ट बनाए थे सेक्टर्स के इंडस्ट्री में, एक में हमारी पब्लिक सेक्टर था, एक में हमारा दोनों था, लेकिन मेन रोल हमारा पब्लिक सेक्टर का रहता था। Doubtless, it was on account of the spread of PSU that India could diversify its industrial base between the 1951 to 1991. अब फोर्थ पॉइंट कह रहा है also it was an account the spread of PSU, या PSU यानी कि यहाँ पर पब्लिक सेक्टर की बात हो रही है। That the Indian economy underwent a structural transformation. People started shifting from agriculture to industry as their source of livelihood. मतलब कि पहले लोग एग्रीकल्चर सेक्टर पर ज़्यादा ध्यान देते थे, ठीक है ना। अब वहाँ से हटके जो इंडस्ट्री सेक्टर था, प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री, टर्शियरी इंडस्ट्री, उन पर ध्यान देने लगे। ग्रेजुअली मोस्ट पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस टर्न इनटू अ डेड वेट लॉस। बहुत सारे जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज थे वो उन्होंने जो सोशल वेलफेयर था उसे एक तरीके से ख़त्म करते जा रहे थे। लीकेज, पिलफरेज, इनएफिशिएंसी, करप्शन, ये सारी चीज़ें पीएसयू में आ रही है। डेट देयर प्राइवेटाइजेशन वाज कंसीडर्ड एज द ओनली रेमेडी। तो इन सब से बचने के लिए जो प्राइवेटाइजेशन था वो होना बहुत ज़रूरी था बेटा। तो नेक्स्ट पॉइंट है, अकॉर्डिंगली इन 1991 द गवर्नमेंट डिसाइड टू फेस आउट पब्लिक एंटरप्राइज बाय सेलिंग इट्स इक्विटी टू द प्राइवेट एंटरप्रेन्योर। Privatization was to replace public ownership of a large number of enterprise. 1991 में गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि हम पब्लिक सेक्टर अपनी कुछ शेयर कैपिटल प्राइवेट सेक्टर को बेच देंगे। However, in view of their efficient performance, Navratnas were to be retained as public sector enterprises. Indeed, the government had decided to upgrade their functional freedom with a view to enhancing their competitive strength. अब जो उनकी एफिशिएंट परफॉर्मेंस थी, नवरत्न किसकी बात करी जा रही है, देखो यहाँ पर दे रखा है क्या है।
इट इज़ अ टर्म ड्राइव फ्रॉम 9 ज्वेल्स। 9 ज्वेल्स से टर्म डिवाइड किया गया है। 9 ज्वेल्स यानी कि आपकी कंपनी है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, सेल, हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड, महानगर। ये अभी भी गवर्नमेंट के सेक्टर्स हैं क्योंकि गवर्नमेंट इनमें काफ़ी सक्षम रही है इसलिए। अब प्राइवेटाइजेशन करने से हमें क्या क्या फ़ायदे हुए और क्या क्या नुकसान उनके बारे में दे रखा है। पहला ऑब्वियस गेन्स में पहला पॉइंट है, प्राइवेटाइजेशन इम्प्लीफाइज सुप्रीमेसी ऑफ सेल्फ इंटरेस्ट ओवर सोशल इंटरेस्ट। व्हेन सेल्फ इंटरेस्ट प्रिवेल्स द एंटरप्रेन्योर वर्क विद 100% कमिटमेंट एंड एफिशिएंसी बिकम द कंडीशन ऑफ सर्वाइवल फॉर द वर्कर्स। हाई प्रोडक्टिविटी इज द ऑब्वियस रिजल्ट। जब प्राइवेटाइजेशन होता है तो ज़्यादा से ज़्यादा वो अपने पर ध्यान देते हैं, यानी हमको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा कहाँ से होगा, और अपने फ़ायदे के लिए वो 100% अपना काम करेंगे, एफिशिएंट तरीके से काम करेंगे। प्राइवेटाइजेशन एक्सपेक्ट प्राइवेट एंटरप्रेन्योर टू वर्क इन अ कम्पिटिटिव एनवायरनमेंट बोथ डोमेस्टिक एज वेल एज इंटरनेशनल। प्राइवेटाइजेशन जो होती है उसमें हम प्राइवेट एंटरप्रेन्योर से उम्मीद लगाते हैं कि वो दोनों तरीके के एनवायरनमेंट में काम करेंगे, डोमेस्टिक में भी और इंटरनेशनल में भी। कंपटीशन इंड्यूसेस अपग्रेडेशन एंड मॉडर्नाइजेशन, और जितना ज़्यादा कंपटीशन होगा उतना ज़्यादा उनकी तकनीक में सुधार होगा और मॉडर्नाइजेशन होगा। ये काफ़ी एसेंशियल कंडीशन थी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की। प्राइवेटाइजेशन प्रमोट डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्शन अनलाइक PSU प्राइवेट सेक्टर प्राइवेट एंटरप्रेन्योर इनवेरिएबली जनरेट हाई प्रॉफिट। प्राइवेटाइजेशन प्रमोट करता है डाइवर्सिफिकेशन यानी कि और अलग अलग काम स्टार्ट करना जिसकी वजह से उनको प्रॉफिट अच्छा होता है। These are used for expansion and diversification of production। ये जो प्रॉफिट होता है उसे वो अपने काम को बढ़ाने में या डाइवर्सिफाई करने में प्रोडक्ट्स में लगाते हैं। जैसे MNC are testimony to the fact that private sector enterprise are capable of redefining the benchmark of growth। जितनी भी हमारी मल्टीनेशनल कंपनी है वो बताती हैं कि जो प्राइवेट सेक्टर है उनमें इतना दम है कि वो अपनी एक छाप, ग्रोथ की छाप छोड़ सकती हैं। Privatization promotes consumer sovereignty। Higher degree of consumer sovereignty implies wider choice and better quality। यानी कि कंज्यूमर पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। कंज्यूमर क्या चाहता है, कंज्यूमर जो चाहता है अगर आप उसको दोगे तो आपका भी फायदा रहेगा। अब इससे लॉस क्या हुआ? सबसे पहला, सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ द सोसाइटी इन विच सोशल इंटरेस्ट, जो हमारे गवर्नमेंट ध्यान देती थी वहाँ पर प्राइवेट सेक्टर सोशल इंटरेस्ट से ज़्यादा सेल्फ इंटरेस्ट पर ध्यान देती है। Privatization encourages the free play of market force, but in the process, goods are produced only for those who have the means to buy them। Privatization में जो भी गुड्स बनाए जाते हैं वो फ्री मार्केट प्ले, यानी कि मार्केट में किस चीज़ की डिमांड है, मार्केट में किस चीज़ की सप्लाई है, उसको देखकर कराया जाता है। इस प्रोसेस में सिर्फ वही गुड्स बनाए जाते हैं जो लोग खरीद सकें। जब प्राइस बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है जो वीकर सेक्शन है सोसाइटी का वो उस चीज़ को खरीद नहीं पाएगा। सरसीला ट्रेजेडी इज़ अ नोटेबल एविडेंस टू दिस पॉइंट। जो सरसीला ट्रेजेडी थी वो एक नोटिसेबल एविडेंस था इस चीज़ का। क्या थी वो ट्रेजेडी, देखिए। सरसिला इन आंध्र प्रदेश एक स्मॉल टाउन है जिसे हम पावरलूम इंडस्ट्री भी कहते हैं। दिस इंडस्ट्री इज़ द मेन सोर्स ऑफ लिवलीहुड फॉर मोस्ट पीपल इन द टाउन। जो टाउन के लोग थे उनके लिए ये एक मेन लिवलीहुड था जीने के लिए। प्राइवेटाइजेशन ऑफ पावर सप्लाई टू दिस इंडस्ट्री लीड टू अ सब्सटेंशियल हाइक इन पावर टैरिफ। जब यहाँ पर जहाँ पे बिजली आती है, इलेक्ट्रिसिटी आती है, उस पर प्राइवेटाइजेशन हो गया तो उनकी जो प्राइजेस थी वो बढ़ गई। इम्प्लाइंग एन अनसस्टेनेबल बर्डन ऑन द इंडस्ट्री, कट इन वेज हैज़ बीन अ सीरियस कॉन्सिक्वेंस। अब जब ज़्यादा बर्डन लगने लगा इंडस्ट्रीज़ के ऊपर तो इंडस्ट्री ने जो मजदूरी होती है मजदूर को वो कम कर दिया। As wages are linked to the production of cloth, which has suffered a high decline, when wages are cut beyond the point of subsistence, what to do the worker do? Committing suicide is considered as desperate action. This is what the worker did in Sirsila। About 50 workers committed suicide, which is known as Sirsila tragedy। Sirsila tragedy में क्या हुआ था? ऐसा होने की वजह से भाई आपको मजदूरी किस पर मिलती है, प्रोडक्शन पर मिलती है। प्रोडक्शन गिरता जा रहा था तो उनको मजदूरी नहीं मिली, मजदूरी नहीं मिली तो जो उनको पैसा चाहिए था अपने जीने के लिए उतना भी पैसा नहीं मिल रहा था, जिससे जो 50 वर्कर्स थे उन्होंने वहाँ पर सुसाइड कर लिया था। तो ये एक आपको डिसएडवांटेज दे रखा है प्राइवेटाइजेशन का। तो हमारा लिबरलाइजेशन हो गया, प्राइवेटाइजेशन हो गया। तीसरा रिफॉर्म है हमारा ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन मीन्स इंटीग्रेटिंग द इकोनॉमी ऑफ अ कंट्री विद द economy of other country under condition of free flow of trade and capital across border। मतलब हमारी कंट्री से बाहर की कंट्री की जो इकोनॉमी है, गुड्स को खरीदना बेचना ये सब चलता रहे ताकि हमारे कंट्री में दूसरे देश का फ्लो ऑफ ट्रेड इजीली बना रहे।
Globalization may be defined as a process associated with increasing openness, growing economy, interdependence and deepening economic integration in the world economy. विदेश में जो अदर कंट्री की इकोनॉमी है वैसे ही हमारी कंट्री की इकोनॉमी हो सके. Economic reforms aim at integrating the Indian economy with the global economy. As a result, there will be unrestricted flow of goods and services, टेक्नोलॉजी एंड एक्सपर्टाइज बिटवीन इंडिया एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. इसीलिए अब रिस्ट्रिक्शन नहीं थी कोई भी गुड्स एंड सर्विस के आने जाने में, तकनीक के आने जाने में, एक्सपर्टाइज इंडिया से बाहर जाने में कोई भी दिक्कत नहीं थी. पर्टिकुलरली इट इज़ एक्सपेक्टेड दैट कैपिटल एंड टेक्नोलॉजी विल फ्लो फ्रॉम द डेवलप्ड कंट्री ऑफ द वर्ल्ड टुवार्ड्स इंडिया. इसीलिए जहाँ पर डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, जहाँ पर नई नई तकनीक थी, वो वहाँ से इंडिया में आ रही थी. अब यहाँ पर एक पॉइंट दे रखा है आउटसोर्सिंग. दिस इज एन इम्पोर्टेंट आउटकम ऑफ द प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन. ग्लोबलाइजेशन से एक आउटकम निकल के आया जिसे हम आउटसोर्सिंग कहते हैं. इट रेफर टू अ सिस्टम ऑफ हायरिंग बिजनेस सर्विसेज फ्रॉम द आउटसाइड वर्ल्ड. दीज सर्विस इंक्लूड कॉल सेंटर, ट्रांसक्रिप्शन, क्लिनिकल एडवाइस, टीचिंग, कोचिंग एंड द लाइक. यानी कि अदर कंट्री से इन सब की सर्विसेज लेना. इंडिया इज emerging एज एन इम्पोर्टेंट डेस्टिनेशन ऑफ आउटसोर्सिंग, पर्टिकुलरली BPO, ऑल्सो कॉल्ड कॉल सेंटर. इसके दो रीज़न होते थे. इसमें हमारे चीप लेबर मिल जाती थी लो वेज रेट पर, और ये एक IT सेक्टर में, IT इंडस्ट्री के लिए काफ़ी ग्रोथ वाली बात थी. फिर यहाँ पर दे रखा है पॉलिसी स्ट्रेटजी प्रमोटिंग ग्लोबलाइजेशन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी. कौन कौन सी पॉलिसी थी जो ग्लोबलाइजेशन को प्रमोट कर रही थी. सबसे पहला है increase in equity limit of foreign investment. Equity limit of foreign capital investment has been raised from the initial 40%. It now ranges between 50 to 100%. पहले फॉरेन कैपिटल की जो इक्विटी लिमिट थी वो 40% थी, उसको बढ़ाया गया 51 से 100%. इन 47 हाई प्रायोरिटी इंडस्ट्री फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट टू द एक्सटेंट ऑफ 100% हैज़ बीन अलाउड विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन. कुछ 47 इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जहां पर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट डायरेक्ट अलाउ है, वो भी 100% तक. एक्सपोर्ट ट्रेडिंग हाउसेस हैव ऑल्सो भी अलाउ, जो एक्सपोर्ट करते हैं उनको भी 100% तक इन्वेस्टमेंट अलाउड था. However, Foreign Exchange Management Act has been enforced. Compliance to FEMA has been accorded high priority. लेकिन इनके ऊपर FEMA बैठा हुआ है, वो अपने रूल्स एंड रेगुलेशन देखता है. सेकेंड है पार्शियल कन्वर्टेबिलिटी. टू अचीव द ऑब्जेक्टिव ऑफ ग्लोबलाइजेशन, पार्शियल कन्वर्टेबिलिटी ऑफ इंडियन रुपी हैज़ बीन अलाउड फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन. पार्शियल कन्वर्टेबिलिटी यानी कुछ कन्वर्ट कर सकते हो, कुछ नहीं. इम्पोर्ट किस किस पर, इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट और डिविडेंड ऑन इन्वेस्टमेंट, और रेमिटेंस जो हम फैमिली एक्सपेंसेस को खर्च करने के लिए देते हैं. पार्शियल कन्वर्टी का मतलब क्या है, रेफर टू द सेल एंड परचेज ऑफ फॉरेन करेंसी एट द मार्केट प्राइस. यानी कि आप फॉरेन करेंसी को मार्केट प्राइस पर बेच सकते हो या खरीद सकते हो. थर्ड था लॉन्ग टर्म ट्रेड पॉलिसी. इन कंफर्ट में विद इकोनॉमी रिफॉर्म, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी इज एनफोर्स फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन. यानी कि लंबे समय तक जो इकोनॉमी रिफॉर्म हुए थे, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी उसको चलाया गया. अंडर दिस पॉलिसी ऑल रिस्ट्रिक्शन एंड कंट्रोल ऑन फॉरेन ट्रेड हैव बीन रिमूव. इस पॉलिसी में जो भी फॉरेन ट्रेड पर कंट्रोल लगा रखे थे वो ख़त्म कर दिए गए. रिडक्शन इन टैरिफ. टैरिफ क्या होता है, टैक्सेस वगैरह होता है जो इम्पोर्ट्स ड्यूटी पर लगता है. आप सामान एक जगह से मंगाते हो, कहीं बाहर से सामान मंगाते हो, इंपोर्ट करते हो, उस पर जो लगता है उसमें कमी करी गई. इन ऑर्डर टू एनकरेज कम्पिटिटिवनेस, टैरिफ बैरियर हैव बीन विथड्रॉन ऑन मोस्ट गुड्स ट्रेडेड बिटवीन इंडिया एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. विड्रॉल ऑफ क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन, यानी कि एक मात्रा में लगाम लगाया जाता था कि आप इतना बेच सकते हैं बाहर या इतना खरीद सकते हैं. सिंस 2001 द क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन ऑन ऑल इम्पोर्ट आइटम हैव बीन टोटली विड्रॉन. 2001 से जो क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन थे वो सब हटा दिए गए हैं. दिस इज इन कन्फर्मिटी विद इंडियाज कमिटमेंट टू द WTO. जो इंडिया कमिटमेंट है WTO से, उससे. WTO हमारी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है जो 1 जनवरी 1995 में थी. माराकेश एग्रीमेंट साइन किया था 123 कंट्री के साथ. इन्होंने रिप्लेस किया था गेट को, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड को. गेट इस्टेब्लिश हुई थी 1948 में, जिसमें 23 कंट्रीज़ ने अपने साइन किए थे. ठीक है ना. सो एन अप्रेजल ऑफ LPG पॉलिसी परफॉर्मेंस ऑन द इंडियन इकोनॉमी ड्यूरिंग रिफॉर्म्स. रिफॉर्म्स के समय जो हमने लिबरलाइजेशन
प्राइवेटाइजेशन ग्लोबलाइजेशन किया उससे क्या फ़ायदे रहे उसके बारे में बताया जाएगा, लेकिन इसको हम पढ़ेंगे हमारा नेक्स्ट पार्ट में। और होपफुली शायद नहीं अभी तो देखो हो सकता है लास्ट पार्ट हो इस चैप्टर का या सेकंड लास्ट हो, अगला कुछ भी कह सकते हैं। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करेगा, शेयर जरूर करेगा, और अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।